हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको डेंटल फार्मूला और ईसोफेगस तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज अपन लोग एलिमेंट्री कैनाल के और जो पार्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ईसोफेगस के बाद आएगा स्टमक, देन आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन और देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टमक। अब देखना, स्टमक के लिए जो टर्म आता है ना, कौन सा टर्म यूज करते हैं? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक टर्म किससे रिलेटेड है बेटा? स्टमक से रिलेटेड है। कौन सा टर्म? गैस्ट्रिक टर्म रिलेटेड विथ स्टमक। अब देखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक, मान लिया कोई एक मिड बॉडी है और मिड बॉडी को मैंने कहा था डायाफ्राम दो भागों में डिवाइड कर देता है। अपर पार्ट कहलाता है थोरैसिक, थोरैसिक कैविटी, और लोअर पार्ट कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो देखना, ये जो डायाफ्राम है, दिस इज द आर्क शेप स्ट्रक्चर इज डायाफ्राम। तो डायाफ्राम मिड बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और मैंने आपको कल बताया था कि ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये थोरैसिक कैविटी से होते हुए डायाफ्राम के पीछे से होकर ये नीचे यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आकर के ओपन होती है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? स्टमक। तो स्टमक एक क्या है बेटा? एक सैक लाइक क्या है? स्ट्रक्चर है। स्टमक इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब हमारी मिड बॉडी में कहाँ लोकेटेड है? इट लोकेटेड एट लेफ्ट। किस साइड है? लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पर है ये? एब्डोमिनल कैविटी में है। थोड़ा सा जे शेप का होता है। शेप कैसा लिखा गया एनसीईआरटी में? जे शेप। तो स्टमक इज ए सैक लाइक जे शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड एट लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी है किस साइड में? लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो दी डायाफ्राम। यहाँ पे डायाफ्राम होगा, डायाफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। ठीक। और अगर थोड़ा सा और क्लियर कट हम करके देखें, सपोज करो बेटा ये ईसोफेगस है और उसके नीचे यहाँ पर है ये स्टमक, ये स्टमक। तो स्टमक के चार पार्ट होते हैं। देखना, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 4। एक, ये दूसरा, ये तीसरा, 1 2 3 4। देयर आर स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? 4। ये जो पहला पार्ट होता है इसे बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक। और ये सेकेंड पार्ट कहलाता है इसका फंडस। पहला पार्ट है कार्डियक, सेकेंड पार्ट है फंडस, थर्ड पार्ट है बॉडी। थर्ड पार्ट क्या है बेटा? बॉडी। और चौथा, जो चौथा पोस्टीरियर पीछे वाला पतला भाग, नैरो पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक। पाइलोरिक कौन सा पार्ट है बेटा? पोस्टीरियर नैरो पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? पोस्टीरियर नैरो पार्ट। तो देखो, ह्यूमन में स्टमक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि पिछला स्टमक का पतला नैरो पार्ट क्या कहलाता है? दिस इज द पाइलोरिक। अब ये बेटा ईसोफेगस यहाँ पर ओपन होती थी, ईसोफेगस। और मैंने बताया था जहाँ ईसोफेगस ओपन होती है, स्टमक और ईसोफेगस के जंक्शन में यहाँ पे एक वॉल्व था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, इसका नाम था कार्डियक, कार्डियक स्फिंक्टर वॉल्व। क्या नाम था? कार्डियक स्फिंक्टर वॉल्व। यह एक नाम और था, गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल्व। जो वाल्व स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में हो उसे कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल्व, जो फूड को स्टमक से ईसोफेगस में जाने से रोकता है। तो जितने भी वॉल्व्स आपको मिलेंगे उन सारे वॉल्व्स का काम है
प्रिवेंट बैक फ्लो। किसको रोकना बेटा? फूड के बैक फ्लो को रोकने का मेन काम किसका होता है बेटा? ये जितने भी इफेक्टर आपको मिलेंगे सबका काम है बैक फ्लो को रोकना। अब देखना एक चीज़, ये 4 पार्ट है स्टमक के। स्टमक के किस पार्ट में ईसोफेगस ओपन होती है? तो ध्यान रखना, जहाँ ईसोफेगस की ओपनिंग हो वो पार्ट कहलाता है कार्डियक। क्या कहलाता है? कार्डियक। और देखिए बेटा, कार्डियक जो टर्म है ना वो रियल में हार्ट से संबंधित है। अच्छा देखिए ना, यहाँ स्टमक है, स्टमक के ऊपर बेटा थोरेसिक कैविटी में क्या पाया जाता है बेटा? हार्ट। सपोज करो यहाँ कहीं किसी व्यक्ति का हार्ट होगा, ये हार्ट होता है। तो देखना बेटा होता क्या है, यहाँ पर रखा हुआ है हार्ट। हार्ट का ये जो टिप वाला पार्ट है ना इसके टच में आता है, यहाँ इसके टच में आता है। हार्ट ऐसे रखा होता है तो हार्ट का पिछला भाग इसके ऊपर रखा होता है, इसलिए इस पार्ट का नाम क्या होता है बेटा? कार्डियक। तो ध्यान रखना, ईसोफेगस स्टमक के किस भाग में ओपन होती है? कार्डियक। तो कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। लेकिन अब ध्यान रखना बेटा, जो स्टमक में अभी हम पढ़ेंगे डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, सारी चीज़ें आगे पढ़ाऊंगा। स्टमक में बेटा कौन सा जूस बनता है? गैस्ट्रिक जूस बनता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है। तो 4 चैम्बर में से सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस कौन निकालता है? फंडस। तो मतलब यहाँ पर मैक्सिमम गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। तो मान लो कभी क्वेश्चन आए कि स्टमक के किस चैम्बर में सबसे ज़्यादा ग्लैंड्स पाई जाएंगी, तो फंडस। या स्टमक का कौन सा चैम्बर डाइजेशन में मेन कंट्रीब्यूशन करता है? तो फंडस, क्योंकि ज़्यादा ग्लैंड्स होंगी तो ज़्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक जूस निकलेगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो समझ गया बेटा, अभी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ रफली पढ़ रहे हैं अपन लोग। देखो तो पिछला भाग क्या कहलाता है? ये पाइलोरिक। ठीक, तो ये हो गया स्टमक। अब देखना, ये तो ह्यूमन स्टमक के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर अपन लोग बात करें जो बेटा जानवर होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। रूमिनेंट का मतलब होता है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो मुंह चलाते हैं। देखा होगा कई सारे एनिमल्स हैं जो खाना खाने के बाद गाय में देखा होगा मुंह चलाते हैं, उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। इन एनिमल्स में कंपाउंड स्टमक पाया जाता है। कौन सा स्टमक बेटा पाया जाता है? कंपाउंड स्टमक। तो कंपाउंड स्टमक किस में पाया जाता है बेटा? रूमिनेंट एनिमल्स, जिसे हिंदी बोलते हैं मुंह चलाने वाले या जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, उनमें बेटा क्या होता है? ये सपोज करो ईसोफेगस है। ईसोफेगस आकर के नीचे एक इस तरह से एक चैम्बर बनता है, ये है इनमें स्टमक, और इसके बाद ये होगी इंटेस्टाइन। तो देखो जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ये हो गया बेटा ईसोफेगस। कंपाउंड स्टमक जो इन एनिमल्स में है, इस स्टमक के 4 चैम्बर होते हैं। तो कंपाउंड स्टमक कितने चैम्बर? 4। पहला चैम्बर कहलाता है रूमेन। कौन सा? रूमेन चैम्बर। एक होता है र्यूमेन चैम्बर, दूसरा होता है बेटा रेटिकुलम चैम्बर, ये तीसरा होता है ओमाशम, और चौथा होता है ये एबओमाशम। देखो ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। तो देख रहे हो आप, कंपाउंड स्टमक में इज द कंपाउंड स्टमक जो रूमिनेंट एनिमल्स में होगा। इसमें स्टमक में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम। अब देखना बेटा होता क्या है, इन जानवरों में देखा होगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी में जैसे हम खाना डालते हैं तो ये बिना चबाए फूड को पहले अंदर भर लेते हैं। ऐसा नहीं कि दांत नहीं है, दांत हैं, टीथ हैं, लेकिन चबा नहीं रहे, पहले उन्होंने पूरा खाने को भर लिया। मतलब आपने फूड डाला और इनने फूड को बेटा कहाँ ले गया? तुरंत कहाँ, कौन से चैम्बर में? देखो आ गया
र्यूमेन, और र्यूमेन चैम्बर सबसे बड़ा चैम्बर होता है, इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर। तो क्विकली स्टोरेज ऑफ फूड, तो र्यूमेन का मेन काम क्या होगा, इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर, इट इज रिलेटेड विथ क्विकली स्टोरेज ऑफ फूड, बिना चबाए फूड को इन्हें स्टोर कर लिए, मतलब र्यूमेन और रेटिकुलम दोनों चैम्बर में फूड को स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन बड़ा कौन है, र्यूमेन चैम्बर ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ज़्यादा स्टोरेज कहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, अब इन्हें पूरा खाना भर लिया इस चैम्बर में, फिर आराम से बैठ के फिर ये मुंह चलाते हैं। मुंह चलाने का मतलब क्या है, फिर इस खाने को ये वापस ओरल कैविटी में लाते हैं। कहाँ लाएंगे, वापस ओरल कैविटी में लाएंगे, फिर उसको चबाएंगे और चबाने के बाद फिर इस फूड को आगे पास किया जाएगा। तो देखो अब यहाँ क्वेश्चन क्या आते हैं, कंपाउंड स्टमक में कितने चैम्बर, 4। सबसे बड़ा चैम्बर र्यूमेन, र्यूमेन और रेटिकुलम का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, सबसे बड़ा ये, तो मेन काम इसका होगा स्टोरेज ऑफ फूड। एक तो ये हो गया, दोनों का काम है स्टोरेज ऑफ फूड। और देखो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जैसे जानवरों में बात करें तो जानवर खाते क्या है, भूसा, चारा। अब जो भूसा खा रहे हैं ये, तो भूसा में है क्या, आपने बॉटनी पढ़ा है, भूसा मतलब प्लांट की सेल वॉल ही तो है, और सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज। मतलब गाय भैंस जो चारा या भूसा खाती है, मतलब वो क्या खा रही है, सेलुलोज। और दुनिया में कोई भी एनिमल्स नहीं है जो सेलुलोज का डाइजेशन कर सके। देखो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च खाते हैं, हमारे अंदर डाइजेशन स्टार्च का होता है। लेकिन अगर आदमी भूसा खाए, खा तो लेगा लेकिन उसके अंदर डाइजेशन नहीं होगा, न भैंस के अंदर होगा, न गाय के अंदर होगा। मतलब दुनिया का कोई भी एनिमल्स हो उसके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। मतलब किसी भी एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल में सेलुलोज के डाइजेशन के लिए एंजाइम नहीं निकलते हैं। तो फिर कहोगे सर गाय तो भूसा खाती है, गाय भूसा खाती है, उसने भूसे को कहाँ भर लिया, र्यूमेन और रेटिकुलम में, लेकिन उसका डाइजेशन नहीं कर सकती। और ध्यान रखना सेलुलोज के डाइजेशन के लिए केवल और केवल माइक्रोब ही कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए एंजाइम सिक्रीट करते हैं। बस कोई भी जानवर हो वो सेलुलोज डाइजेशन के लिए एंजाइम नहीं सिक्रीट करता, केवल बैक्टीरिया में प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो बता बेटा गाय भूसा में ही डिपेंड है, इसलिए इन दोनों चैम्बर में ये अपने अंदर सिम्बायोटिक माइक्रोब भरे होते हैं। मतलब यहाँ पर इन दोनों चैम्बर में खाने को स्टोर होगा, प्लस इन्हीं चैम्बर में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक जानते हो ना, जिसमें दोनों को बराबर का फ़ायदा हो। मतलब ये जानवर इस चैम्बर में बैक्टीरिया को रखते हैं, तो बैक्टीरिया को फ़ायदा क्या है, उसे रहने की जगह मिल रही, खाना मिल रहा। गाय को फ़ायदा क्या है कि ये बैक्टीरिया यहाँ रह के एंजाइम सिक्रीट करेगा। कौन सा एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम निकालेगा, जो भूसा में जो सेलुलोज है उसका वो ब्रेक डाउन करेगा। समझ गए इतना। इसलिए इनमें थोड़ा सा अलग टाइप का स्टमक है, क्योंकि इसको पहले क्विक स्टोर करना है। तो बताओ क्वेश्चन है कि जानवरों में सिम्बायोटिक माइक्रोब स्टमक के किस चैम्बर में होंगे, र्यूमेन और रेटिकुलम में रूमेन चैम्बर। क्यों, क्योंकि रूमेन सबसे बड़ा चैम्बर है। समझ गए, ठीक है ना। यहाँ पर फूड को डाला, इनने खाया, फिर ले गए, फिर वापस पास किया जाएगा। ओमासम चैम्बर में थोड़ा बहुत ये वाटर और बाइकार्बोनेट का या कुछ मिनरल्स का यहाँ क्या हो जाता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का और मिनरल्स का। और एबोमासम ये इंपॉर्टेंट है, इसे बेटा बोलते हैं ट्रू स्टमक। ये है ट्रू स्टमक। अरे अब कहोगे सर ये भी तो स्टमक है, उसे ट्रू स्टमक क्यों बोल रहे हैं। स्टमक का काम क्या होता है, जहाँ गैस्ट्रिक जूस निकले, जैसे हमारे स्टमक में कौन सा जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस,
जहाँ प्रोटीन फैट हर चीज़ का पाचन डाइजेशन हो, ऐसे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, केवल एबोमासम चेम्बर है जहाँ HCl निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट इन सब का यहाँ पे डाइजेशन होगा। ऐसा माना जाता है कि ट्रू स्टमक तो बेटा ये है। अब ये जो 3 पार्ट है ना इसके, ये 3 पार्ट, ये ईसोफेगस का ही मॉडिफिकेशन है। ईसोफेगस ही लंबी होकर के इसमें बदल गई है। तो ऐसा माना जाता है कि रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम ये तीनों किसका मॉडिफिकेशन है? ईसोफेगस का ही मॉडिफिकेशन है। अब कहोगे सर हमारे पेट में अगर फूड चला गया तो हम बाहर नहीं ला सकते, लेकिन ये इसके कंट्रोल में होता है। ये फूड को ले जा सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं, ये इनके कंट्रोल में होता है, ठीक ना। तो इस तरह से कंपाउंड स्टमक हो गया, ठीक। तो इस तरह से अपन लोग अभी बेटा सिर्फ हम रफली चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी मैं वापस एक बार आऊँगा, फिर सबका पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अपन ने क्या पढ़ा? ईसोफेगस पढ़ा और अपन ने स्टमक पढ़ा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपन लोग इंटेस्टाइन। क्या देखेंगे बेटा? इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। अब देखना, इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखना इंटेस्टाइन। अब देखना हम लोगों में जो मैंने क्या बताया, ये सपोज करो ये एक मिड बॉडी है, ये हो गया डायाफ्राम, ये हो गया आपका ईसोफेगस, ये हो गया स्टमक, ठीक। और स्टमक के बाद बेटा क्या पाई जाती है? पूरी पाइप डाला हुआ है नीचे तक, जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइन। तो ये कुछ इंटेस्टाइन ऐसी होगी, उसमें स्मॉल लार्ज दोनों होंगी, वो सब आएगा अभी आगे। दोनों टाइप की यहाँ इंटेस्टाइन होंगी। फाइनली इंटेस्टाइन कहाँ खुलेगी बेटा? बॉडी के बाहर खुलेगी, ठीक। अब देखो जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, और वो बाद में एनस के थ्रू बाहर खुल रही है। तो बताओ बेटा, इंटेस्टाइन मेरे बॉडी के बीचों बीच डली है ना, ध्यान सुनना, इंटेस्टाइन मेरी बॉडी के बीचों बीच डली है। अब ध्यान करो, मैंने टिश्यू में पढ़ाया था, ये इंटेस्टाइन है, ये चारों तरफ से बॉडी वॉल है, ये खाली स्थान क्या है बेटा? ध्यान आ रहा है कुछ? इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के बीच का खाली स्थान क्या है? सीलोम। ये इंटेस्टाइन हो गई। अब बॉडी वॉल के चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा? हॉलो स्पेस था, जिसके बारे में मैंने पीछे कहीं पढ़ाया था, सीलोम। क्या बताया था? सीलोम। ये है सीलोम, याद आ रहा है कुछ? ये सीलोम है। तो बताओ मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो ये चारों तरफ से बॉडी वॉल हो गई, अब बीच में इंटेस्टाइन डली है, ठीक। अब मान लो मैं ऐसे हिल रहा हूँ आगे पीछे अगल बगल, तो इंटेस्टाइन तो टकरानी चाहिए ना, आगे पीछे अगल बगल टकरानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन ये बॉडी वॉल से अटैच है, ये इंटेस्टाइन बॉडी वॉल से जुड़ी होती है। और जोड़ता कौन है बेटा? एक ये देखो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो इंटेस्टाइन को बॉडी वॉल से जोड़ने का काम करती है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है मीजेंट्री। क्या नाम होता है बेटा? इस जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है मीजेंट्री। तो ध्यान रखना, मीजेंट्री क्या है? एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्री कैनाल को बॉडी वॉल से अटैच करने का काम करता है, ठीक। अब देखना, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर है। हमारे अंदर 2 तरह की इंटेस्टाइन होती हैं। देखना, 2 तरह की इंटेस्टाइन होती हैं। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखना, देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज। ये जो दोनों टाइप किए गए हैं ना, ये दोनों टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर। किसके आधार पर? डायमीटर, मोटाई के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, ना कि लंबाई के आधार पर। स्मॉल और लार्ज
ये ज़्यादा लंबी होती है, ये छोटी होती है, जबकि दोनों का डिवीजन किसके आधार पर है? डायमीटर, मोटाई के आधार पर है, ना कि लंबाई के आधार पर। तो बताओ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लगभग 6 मीटर लॉन्ग होती है और लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। तो किसकी लंबाई ज़्यादा? स्मॉल की। और इसमें अगर हम ध्यान करें 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, इसका डायमीटर लगभग 6 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा मोटाई किसकी होगी बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन लगभग 8 या 9 मीटर लंबा स्ट्रक्चर है, उसमें से 6 मीटर लंबा स्ट्रक्चर कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लगभग 1.5 मीटर लंबा स्ट्रक्चर कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई ज़्यादा है। ठीक, अब थोड़ा सा अपन लोग देखते हैं कि आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अभी देखना बेटा, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, आगे देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, अभी तो रफली पढ़ रहे हैं। अब देखना, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, देखो स्टमक के बाद क्या शुरू हो रही है? इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। और इंटेस्टाइन में अपन लोग अगर बात करें तो सबसे पहले मैं कौन सी इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखना, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो मैं बता ही चुका हूँ, ये इसकी लंबाई ज़्यादा है। ये देखना, ये ईसोफेगस, ये हो गया स्टमक। स्टमक के बाद से जो शुरू होगी वो होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है डिओडिनम, डिओडिनम के बाद एक भाग आता है जेजुनम, और निचला हाईली क्वाइल्ड भाग होता है इलियम। हाईली क्वाइल्ड पार्ट कौन है बेटा? इलियम। तो देखना, इसके 3 भाग हैं। एक है डिओडिनम, डिओडिनम। दूसरा भाग इसका होता है जेजुनम, और तीसरा भाग इसका होता है इलियम। बोलो स्पेलिंग, ILEUM। ILIUM क्या थी? एक बोन थी, मैंने पीछे कहीं बताया था, इलियम, इलियम। डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग? देयर आर 3 पार्ट, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। सबसे छोटा भाग होता है डिओडिनम। और डिओडिनम बेटा कैसा होता है? सी शेप। कैसा है? देख रहे हो आप, सी शेप का होता है, सी शेप। सबसे छोटा पार्ट है। तो बताओ, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ओपन होगा? स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में ओपन होगा? डिओडिनम। अच्छा, तो स्टमक का कौन सा पार्ट डिओडिनम में ओपन होगा? स्टमक का पिछला भाग क्या था? पाइलोरिक। तो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा, तो यहाँ पर भी वॉल्व्स पाया जाता है। हर जगह बेटा वॉल्व्स थे। इस वॉल्व का नाम आपको पता ही है, इसका नाम था कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर का काम क्या था? फूड को स्टमक से ईसोफेगस में जाने से रोकना। और स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो वॉल्व है, ये पाइलोरिक भाग था ना, इसका नाम होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल्व। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल्व। तो बताओ, क्वेश्चन आए, पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल्व फूड को कहाँ से कहाँ जाने से रोकेगा? देखो आंसर क्या हो सकता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में जाने से रोकेगा, या डिओडिनम से स्टमक में जाने से रोकेगा। ठीक, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल्व है। ये डिओडिनम सबसे छोटा है और सी शेप। अब देखना बेटा, जो डिओडिनम भाग है ना, ये डिओडिनम भाग में 2 ग्लैंड्स ओपन होती हैं। मैं भी आगे आपको पढ़ाऊंगा डिओडिनम में बेटा कितनी ग्लैंड्स ओपन होती हैं। 2 टाइप की ग्लैंड्स ओपन होती हैं। एक ग्लैंड बेटा होती है पैंक्रियाज, देखो पैंक्रियाज भी यहाँ खुलती है, आगे पढ़ाऊंगा। एक ग्लैंड बेटा होती है यहाँ लिवर, तो लिवर भी ऐसी खुलती है, ये देखो। तो डिओडिनम भाग में
ये डियोडिनम किन दो ग्लैंड्स की डक्ट खुलती है? कौन कौन ग्लैंड की डक्ट बेटा? एक पैंक्रियाज की और एक लीवर की। पैंक्रियाज और लीवर दोनों ग्लैंड्स की डक्ट कहाँ खुलती है? डियोडिनम में खुलती है। ठीक। दूसरा भाग इसका जेजुनम, ये मिडिल पार्ट होता है जेजुनम, और पिछला सबसे लंबा हाईली क्वाइल्ड पार्ट क्या है? इलियम। तो सबसे छोटा भाग डियोडिनम, सबसे लंबा क्वाइल्ड पार्ट क्या है? इलियम। ठीक, सबसे लंबा भाग है, यहीं पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, देखेंगे अभी आगे सब। तो देखो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लंबाई बोलो 6 मीटर, डायमीटर 3 सेंटीमीटर। हाउ मेनी पार्ट? देयर आर 3 पार्ट, duodenum, jejunum, ileum. It is the smallest C-shaped part. It receives duct of liver and pancreas. And ileum is the posterior, long and highly coiled part. Okay, this is the small intestine. Next आएगा large intestine. देखो अब नेक्स्ट होगी लार्ज इंटेस्टाइन। अभी बेटा सब इसमें जनरल बातें कर रहे हैं, अभी इन सब का हम आगे पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखो हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई बेटा बोलो 1.5 मीटर और इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और लार्ज इंटेस्टाइन जैसे स्मॉल के कितने पार्ट थे? 3, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हैविंग 3 पार्ट। एक पार्ट होता है सीकम, दूसरा पार्ट इसका होता है कोलोन, और तीसरा पार्ट होता है रेक्टम। रेक्टम, तो बताओ सीकम, कोलन, रेक्टम, दीज आर दी पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम भाग सबसे नीचे था, अब यहाँ से शुरू होगी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये भाग होता है सीकम। सीकम भाग से फिर आगे जो स्ट्रक्चर निकलता है उसे बोलते हैं कॉलोन। ये देखो कॉलोन आया। अब देखो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। कॉलोन, कॉलोन बेटा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये कॉलोन, ये है कॉलोन। कॉलोन के बेटा 3 पार्ट होते हैं, सॉरी 4 पार्ट, ये रेक्टम और ये एनस। ये देखो, और ये क्या है बेटा? ये है सीकम। ये कौन सा भाग है? ये दिस पार्ट इज सीकम। सीकम पार्ट में कौन खुला होगा? इलियम। ये इलियम होगी यहाँ, अरे यहीं कहीं क्या डाली होगी बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन डाली होगी, इलियम। ठीक ना, तो इलियम, तो ये है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा? इलियम पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में खुलेगी? सीकम। ठीक, अब अच्छा बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ आ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में आएगा। तो कहीं सीकम से फूड वापस ना लौट जाए, इसके लिए यहाँ पे एक वाल्व होगा। ये देखो यहाँ वाल्व होगा, इलियम और किसके बीच? सीकम के। तो इस वाल्व का नाम क्या होगा? इलियोसीकल वाल्व। देखो नाम से क्लियर है, इलियोसीकल वाल्व। इस वाल्व का बेटा काम बोलो, इस वाल्व का काम है फूड को कहाँ से कहाँ जाने से रोकना? सीकम से, सीकम बोल दो, या लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को जाने से कौन रोकेगा? इलियोसीकल वाल्व। अब देखना बेटा हमारे अंदर जो सीकम है, सीकम हमारे अंदर कम डेवलप होता है। एक ब्लाइंड सैक लाइक, थोड़ा सा एक छोटा सा एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, और सीकम से बेटा एक छोटा सा प्रोजेक्शन लगा होता है, उंगली के आकार का, लाइक फिंगर लाइक एक छोटा सा प्रोजेक्शन लगा होता है, जिसे बोलते हैं बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं बेटा?
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपने अपेंडिक्स का नाम तो सुना होगा, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो एक छोटा सा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीकम से अटैच होता है जिसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। हमारे अंदर बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल है, हमारे अंदर इसका कोई काम नहीं है, जबकि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, अन्य जानवरों में या अदर एनिमल्स में यह एक लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, वहाँ फंक्शनल है, हमारे अंदर ये फंक्शनल नहीं है। तो बेटा देखना सीकम, हमारे अंदर सीकम छोटा सा एक सैक है और सीकम का हमारे अंदर विशेष कोई काम नहीं है। सीकम में क्या होता है, स्पेशली ह्यूमन की बात कर रहा है, ह्यूमन के सीकम पार्ट में बेटा सिम्बायोटिक क्या पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रोब पाए जाते हैं। तो बताओ बेटा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सिम्बायोटिक माइक्रोब कहाँ पाए जाते हैं? अरे गाय भैंस में तो स्टमक के रूमेन चेम्बर में मैंने बताया, लेकिन हमारे अंदर सिम्बायोटिक माइक्रोब एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में होते हैं, सीकम। और ये जो सिम्बायोटिक माइक्रोब है ना, हमारे अंदर इनका काम सेलुलोज का डाइजेशन करना नहीं है, ये हमारे अंदर रहते हैं, हम उनको बदले में खाना पीना देते हैं। इनका काम है विटामिन के और विटामिन B12 का फॉर्मेशन करना। तो देखो, तो बताओ ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में सिम्बायोटिक माइक्रोब पाए जाते हैं, सीकम। सबसे छोटा भाग है, इट कंटेन्स सिम्बायोटिक माइक्रोब, दीज माइक्रोब रिलेटेड विथ सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड विटामिन B12, बट दीज आर नॉट रिलेटेड विथ सेलुलोज डाइजेशन। हमारे अंदर सेलुलोज डाइजेशन नहीं होता। इससे एक प्रोजेक्शन लगा है जिसका नाम है अपेंडिक्स, ये वेस्टिजियल है। ये हो गया बेटा सीकम। और सीकम और इलियम के बीच में फूड के बैकफ्लो को रोकने के लिए क्या है, इलियोसीकल वाल्व। ओके, दिस इज सीकम। अब बेटा ये कॉलन, अब ये जो कॉलन है, देखो कॉलन ऊपर की तरफ भी जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे। आप डायग्राम देख लेना, उसमें डायग्राम मैंने दिया है, सीट में बना हुआ है। तो ये सीकम है, सॉरी कॉलन। कॉलन सबसे लंबा भाग है। देखो आप, लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग ये हो गया सीकम, एक भाग हो गया रेक्टम, और ये पूरा सबसे लंबा भाग क्या है, कॉलन। कॉलन के बेटा 4 भाग हैं। एनसीईआरटी में, पूरा पुरानी एनसीईआरटी में 3 है, लेकिन नई में बदल के आ गया है 4। तो ये कॉलन के 4 भाग हैं। जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे बोलते हैं एसेंडिंग कॉलन। ये ऊपर की तरफ गया, एसेंडिंग कॉलन, ऐसे गया, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। फिर नीचे आया तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन, और फिर थोड़ा सा मुड़ गया तो इसे बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन। तो बताओ बेटा कॉलन के कितने पार्ट, देयर आर 4 पार्ट ऑफ कॉलन। ये देखो ऊपर आ रहा है, दिस इज द असेंडिंग, दिस इज द ट्रांसवर्स, दिस इज डिसेंडिंग, दिस इज सिग्मोइड। ठीक, अच्छा तो जो ऊपर आ रहा होगा ना, यहाँ तक आ रहा होगा ये, तो यहाँ बेटा होता है लिवर, यहाँ होता है लिवर। देखो इस तरफ क्या होता है बेटा, लिवर, और इस तरफ होती है स्टमक के बगल में होता है स्प्लीन, यहाँ पे होता है स्प्लीन। देखो स्प्लीन, और ये होता है लिवर। तो देखो जब ये बेटा ऊपर की तरफ आई है तो ये एसेंडिंग कॉलन लिवर से अटैच होता है, और इस तरफ यहाँ किससे फंसा है, ये स्प्लीन से फंसा है। अच्छा तो बेटा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे मुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अटैच तो होगा, नहीं तो गिर नहीं जाएगा नीचे, ठीक ना। तो ये अटैच यहाँ लिवर से और यहाँ स्प्लीन से, इस तरह से ये। अब देखो क्या होता है, जो फूड है, फूड का पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है, हर चीज़ एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का बेटा काम, मेन कॉलन का जो काम होता है ना,
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिससे बताओ बेटा पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो जो फीकल मैटर होगा वो सॉलिड हो जाता है। तो कॉलन का मेन काम है कि यहाँ पर वाटर का क्या कर लिया जाए बेटा, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाए। तो वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो उसके लिए बेटा क्या होता है, कॉलन के अंदर, ये कॉलन है ना, मान लो सपोज करो कॉलन एक लंबी ट्यूब है, ठीक है ना, उसके अंदर एक मसल्स की रॉड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक मस्कुलर रॉड, और इस मस्कुलर रॉड में ऐसे कुछ उभार पाए जाते हैं, उभार, बैलून लाइक यहाँ उभार पाए जाते हैं। ये देखो एक मतलब रॉड है, अंदर मसल्स की एक रॉड होती है, उस रॉड से कुछ बैलून लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इस रॉड का नाम होता है टीनिया कोलाई। क्या नाम है, टीनिया कोलाई। जो एक रॉड है, क्या है, एक रॉड, रॉड से जो ये बैलून लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इसे बेटा बोलते हैं हस्ट्रा। ये इंपॉर्टेंट है, हस्ट्रा। हस्ट्रा बताओ बेटा, जितने ज़्यादा बैलून लाइक स्ट्रक्चर निकले होंगे उतना ज़्यादा यहाँ का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जिससे ज़्यादा से देखो कुछ वाटर एब्जॉर्प्शन ये करेगा, कुछ ये कुछ ये कुछ ये, मतलब जितने ज़्यादा बैलून्स लगे होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन आता है हस्ट्रा का मेन काम क्या है, हस्ट्रा इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो देखो आप समझ गए, पहला भाग लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, सीकम। सीकम के बाद क्या है बेटा, कॉलन। कॉलन के कितने भाग, 4 भाग। कॉलन के अंदर रॉड है टीनिया कोलाई, इसके में बैलून लाइक स्ट्रक्चर है हस्ट्रा, जिसका काम है वाटर एब्जॉर्प्शन करना। अब लास्ट भाग क्या कहलाता है बेटा, ये लास्ट भाग कहलाता है रेक्टम। क्या कहलाता है ये, रेक्टम। यहाँ दिख नहीं रहा, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये देखो रेक्टम। अब देखना अगर रेक्टम की बात करें, देखो ये रेक्टम ऐसे तो था, ये साइक्लाइक स्ट्रक्चर रेक्टम, और ये ऐसे खुलेगा यहाँ, ये देखो ये बेटा है रेक्टम। रेक्टम एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर है, और रेक्टम का काम क्या है, केवल रेक्टम का काम है फीकल मैटर को स्टोर करना। तो जो फीकल मैटर है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर होगा, और ये कहलाती है एनल कैनाल। एनल कैनाल, और ये है एनस, जो बाहर ओपनिंग क्या कहलाती है बेटा, एनस। मतलब रेक्टम, रेक्टम से एक कैनाल लगी है, ये बाहर ओपन होगा। अब बेटा जहाँ एनस की ओपनिंग होती है ना, एनस की ओपनिंग में भी वॉल्व्स पाया जाता है, स्फिक्टर वॉल्व्स, स्फिक्टर वॉल्व होता है। ये देखो ये एक तरह का वॉल्व है, जिसे देखो 2 वॉल्व्स बेटा, एनस पे 2 वॉल्व होते हैं, एक बाहर और एक यहाँ होता है रेक्टम में। ये 2 वॉल्व्स पाए जाते हैं, एक वॉल्व अंदर है, एक वॉल्व बाहर है। देखो ये है इंटरनल स्फिक्टर, इंटरनल स्फिक्टर वॉल्व, और ये है एक्सटर्नल स्फिक्टर वॉल्व। देखो 2 तरह के वॉल्व्स हैं, जो एनस में जो सबसे बाहर वॉल्व है वो है एक्सटर्नल, और जो अंदर की तरफ लगा है वो है इंटरनल। ये बेटा वॉल्व्स होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब ये वॉल्व हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये वॉल्व क्या होता है बेटा, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी ये आपके कंट्रोल में है। मतलब जब डीफिकेशन की इच्छा होने लगती है तो ये वॉल्व तो अपने आप खुल जाता है, ये वॉल्व खुल जाएगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है, फीकल मैटर यहाँ तक आ जाएगा। अब ये वॉल्व हमारे कंट्रोल में है, हम जब रोक के रखते हैं कोई चीज़ फीकल मैटर को, तो ये वॉल्व हम उसको दबाए हैं, हमारी इच्छा में है, ठीक है ना। और अगर हम इसको डायलेट कर देंगे तो फीकल मैटर बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के 2 वॉल्व्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये हमारे कंट्रोल में, ये कंट्रोल में नहीं है। समझ गए। तो ये अपन ने बेटा आज क्या पढ़ा,
पूरी एलिमेंट्री कैनाल का रफली चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बताया। देखो अपन ने ईसोफेगस पढ़ा, फिर स्टमक पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा और लार्ज इंटेस्टाइन। हर जंक्शन पे कोई ना कोई वाल्व थे, जैसे ईसोफेगस स्टमक के बीच कार्डियक स्फिंक्टर, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच इलियोसिकल वाल्व, और लास्ट में एनस में एक्सटर्नल स्फिंक्टर या एनल वाल्व बोल सकते। एनस में है एक्सटर्नल एनल, इंटरनल एनल। समझ गए? अब बेटा क्या होता है, एक चीज़ और, रेक्टम है, ये एनस है। कई बार बेटा आपने एक बीमारी सुनी होगी, पाइल्स की बीमारी। पाइल्स की बीमारी में क्या होता है, रेक्टम में मस्से लाइक उभार बन जाते हैं। बेटा पाइल्स की बीमारी में क्या होता है, ऐसे लोगों को ये बीमारी होती है जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब जिनका पेट साफ नहीं होता, घंटों सुबह सुबह बैठे रहते हैं। देखा वो कुछ लोग तो अंदर पेपर लेके ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा प्रेशर 1 घंटे में ही बनेगा, वहीं पेपर पढ़ते रहते हैं बैठे। तो वो बैठे बैठे कर क्या रहे हैं, वो प्रेशर कहाँ की तरफ लगा रहे हैं, नीचे की तरफ, और लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा तो ब्लड का प्रेशर नीचे की तरफ जब ज़्यादा लगता है तो रेक्टम की वाल पे जो वेन्स होती हैं, वेन, वो बेटा फूल जाती है। कौन फूल जाती है, रेक्टम की वाल पे या एनल कैनाल की वाल पे जो वेन्स होती हैं वो बेटा फूल जाती है, वेन फूल जाती हैं। और वेन अगर फूल गई तो मस्से के आकार की स्ट्रक्चर कहाँ निकल आते हैं बेटा, एनल कैनाल में आ जाते हैं, और उस बीमारी उन्हें बोलते हैं पाइल्स। क्या बोलते हैं, पाइल्स की बीमारी। अब जब ये मस्से बेटा निकल आते हैं और जैसे फीकल मैटर टाइट हो गया, प्रेशर से नीचे आया, तो ये मस्से फट जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होती है बेटा, इसमें ब्लीडिंग भी होती है। तो इस बीमारी में घाव बन जाते हैं, बड़े बड़े मस्से निकल आते हैं, जिसे बीमारी को बोलते हैं पाइल्स की बीमारी। कौन सी, पाइल्स की बीमारी, तो उसे बोलते हैं पाइल्स। तो बताओ पाइल्स में क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर लगा, या जिसको बेटा टीबी की बीमारी हो, टीबी में आदमी बार बार खुक खुक करता रहता है, खांसता रहता है, और खांसने में प्रेशर कहाँ लगता है, नीचे। तो जब भी प्रेशर नीचे अगर लंबे समय तक लग रहा है तो ये वेन फूल जाती है, उस बीमारी का नाम है पाइल्स। पाइल्स में कौन फूला, आर्टरी या वेन, वेन्स फूल जाती हैं। समझ गए? तो इस तरह से ये था एलिमेंट्री कैनाल। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, अपन ने एक माउस से लेकर एनस तक अपन ने रफली चीज़ें पढ़नी। अब सबका पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब के पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।